अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो उसमें हमारे पास कुछ जो है आप लोगों ने 6 रूल्स जो हैं वो याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला रूल है वो है साइन एक्स के बारे में। इसका रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें आप लोगों को समझाती हूँ कि इसको किस ट्रिक से हम याद करेंगे। ठीक है, दूसरा जो है आप लोग याद कर लो। दूसरा है आपके पास कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स है मतलब इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो हमारे पास लिस्ट थी ना डेरिवेटिव के आंसर्स की, वो कौन कौन सी थी। साइन था, कॉस था, फिर हमारे पास था सीकेंड स्क्वायर था। ठीक है, तो उन सब की जो है हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तीसरा हमारे पास है साइन के बगैर, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव साइन के अलावा। अच्छा, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। ठीक है, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स डी एक्स। पांचवा जो है हमारे पास है वो है कोसीकेंट स्क्वायर, कोसीकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा जी, कोसीकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। ठीक है, अब ये कुछ फार्मूला हैं जो रेडीमेड फार्मूला हैं, इनको हमने इस्तेमाल करना है अपने जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे तो उसमें ये कुछ रेडीमेड फार्मूला है। ये रेडीमेड फार्मूला इसलिए है कि इसमें हमें बस कुछ और निकालने की या कुछ टेक्निक इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, इसको हमने याद करना, इसको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। तो अच्छा, अब इसके फार्मूलाज के आंसर्स क्या हैं ना। ठीक है, ये मतलब रेडीमेड हमारे पास इंटीग्रेशन हुई होती है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमने सोचना है कि डेरिवेटिव में हम किसका डेरिवेटिव लेते थे, तो हमारे पास साइन आता था। ठीक है, साइन को इग्नोर करके बताएं। ठीक है, तो हमारे पास कॉस का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास माइनस साइन आता है। तो साइन तो आता है ना, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन अरेंज हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कि कॉस का इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास साइन आता है, सॉरी, कॉस का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास साइन आता है। ठीक है, लेकिन माइनस साइन आता है तो फिर माइनस अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पर लिखेंगे और प्लस सी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे पास, जैसे कि मैंने पहले बताया है, कि हमारे पास आंसर दिया जाता है इंटीग्रेशन में और हमने ये सोचना होता है, ये मालूम करना होता है कि वो कौन सा फंक्शन था जिसका हम डेरिवेटिव लेते हैं हमारे पास ये चीज़ आती है। वो कौन सा फंक्शन है कि जिसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास साइन आता है। चूँकि अब हमारे पास नेगेटिव साइन को अरेंज कर सकते हैं तो आपको पता है कि कॉस का डेरिवेटिव लें तो साइन आता है। ठीक है, माइनस साइन आता है, लेकिन यहाँ भी माइनस नहीं लिखा हुआ तो हम इधर लिखेंगे कि माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव आप लेंगे तो आपके पास साइन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से माइनस साइन आएगा तो माइनस माइनस वो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। अब कॉस का क्या आता है, तो अच्छा प्लस, ये तो इंटीग्रेशन का रूल होता है ना कि आप इसको लगाते हैं। अब किसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास कॉस आता है, तो वो आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास कॉस आता है। किसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास सेकेंड स्क्वायर आता है, तो आपको पता है कि टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लेती हूँ तो मेरे पास सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट भी याद करें कि मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को भूले ना। अच्छा, सेकेंड एक्सटेंजन एक्स से आप किसका डेरिवेटिव से सेकेंड एक्सटेंजन एक्स आता है, तो वो है आपके पास सेकेंड एक्स प्लस सी। ठीक है, अब है प्लस सी वाला किस्सा मैं आप लोगों को पहले से समझा चुकी हूँ। अब कोसेकेंड एक्स है तो वो आपको पता है कि कोसेकेंड एक्स स्क्वायर, कोसेकेंड स्क्वायर एक्स तो आ नहीं सकता, तो वो माइनस कोसेकेंड स्क्वायर आता था किसका, कोटेंजेंट का। तो मैं आप लोगों को ऊपर भी बता चुकी हूँ कि माइनस साइन को इग्नोर करने के अलावा बताना है, तो कोटेंजेंट एक्स प्लस सी। लेकिन चूंकि कोटेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास माइनस कोसेकेंड स्क्वायर आता है और यहाँ पे माइनस नहीं है तो ऑब्वियसली वो माइनस यहाँ लगेगा। ठीक है, अब है हमारे पास कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स, ये कैसे आता है, कोसेकेंड एक्स प्लस सी से। ठीक है,
अच्छा जी, तो फिर वही बात कि आपके पास यहाँ पे कोसेकेंड एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस कोसेकेंड एक्स कोटेंजेंट एक्स, लेकिन यहाँ पर आपके पास नहीं लिखा हुआ माइनस, तो आपको यहाँ पर माइनस लेना है। तो ये कुछ फार्मूला हैं जो कि आप लोगों ने बग़ैर सॉल्व किए हुए लिख लेना है, ठीक है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए, लेट से हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट टू एक्स, ठीक है। टेंजेंट टू एक्स का आपने क्या लेना है, इंटीग्रेशन। अब बात ये है कि आपके पास इन तमाम 6 की 6 उसमें कोई भी फार्मूला जो है वो टेंजेंट टू एक्स के लिए नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम इस किस्से में, इसमें आप लोगों को पता है कि टेंजेंट जो है जनरली अगर आपको पता हो तो टेंजेंट एक्स बराबर होता है किसके, साइन एक्स बाय कॉस एक्स के, ठीक है, साइन एक्स बाय कॉस एक्स के। अच्छा, तो अब आप यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे साइन 2x आएगा बिकॉज यहाँ पे इसके अंदर जो है वो 2x है, डिवाइडेड बाय कॉस 2x, ठीक है। अब इस किस्म के क्वेश्चन जो है आप लोग सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं और बाय डायरेक्ट कंसेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों को अभी तक मैंने डायरेक्ट कंसेप्ट नहीं दिखाया हुआ तो इसको आप लोग किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। क्यों सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कभी भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो और एक चीज़ दूसरे का डेरिवेटिव बन रहा हो तो आप लोग क्या करोगे कि उसको सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे। अच्छा, अब मसला ये है कि इस केस में हम किस को जो है u के बराबर लेंगे, वहाँ पे तो पावर्स होती थी तो सेम हाईएस्ट पावर सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ले लेते हैं। यहाँ पर हम जो डिनोमिनेटर में होता है उसको यूजुअली हम किसके बराबर लेते होते हैं, u के। इन शॉर्ट में अगर आपको ये कहना चाहूँ कि एक हमारे पास इंटीग्रेशन का फार्मूला है, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करना चाहते, कि कभी भी कोई फंक्शन नीचे हो, ठीक है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो और आप उसके इंटीग्रेशन में ख्वाहिशमंद हो तो उसका आंसर आ जाता है log ऑफ ln ऑफ नीचे वाला जो भी फंक्शन है, ठीक है, ln ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस c, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको दूँ, इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास है, यहाँ पर मैं रफ वर्क में समझा देती हूँ आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे है एक्स स्क्वायर और ऊपर है 2x dx। अब आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है, वो उसके ऊपर मौजूद है, तो डायरेक्ट मैं इसका आंसर लिख देती हूँ log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, मतलब log ऑफ नीचे वाला फंक्शन प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास अगर नीचे है एक्स क्यूब प्लस 1 और ऊपर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, तो ये सॉर्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है, लेकिन नज़र आ रहा है हमें कि जो चीज़ हम ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव एक तरह से मौजूद है बग़ैर कांस्टेंट के। चलो, अगर आप लोगों की ख्वाहिश की खातिर मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर लेती हूँ और डायरेक्ट मेथड से भी कर लेती हूँ, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1 को मैं u के बराबर लूँगी, दोनों साइडों पे हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल्स टू du बाय dx, ठीक हो गया। तो ये 3x स्क्वायर का के साथ dx आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आंसर हो गया du के बराबर, ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें तो एक्स स्क्वायर डी एक्स है, ना कि 3x स्क्वायर डी एक्स, तो आप इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा डी यू बाई 3। तो क्वेश्चन अब आपको मैंने क्लास में समझाया था कि पहला स्टेप और आखिरी स्टेप इसका बहुत काम का होता है, इसी से हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड करते हैं, ठीक है। तो एक सेकेंड, ठीक है। तो अब हम इस सवाल को दोबारा लिखेंगे तो हमारे पास आता है, नीचे बन जाएगा u और ऊपर मैं इस पूरे एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह लिख सकती हूँ डी यू बाई 3। अब
3 जो है डिवीज़न में ये नीचे आके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा नीचे, तो आपके पास आ जाएगा 1/3u du। 1/3 इज़ कांस्टेंट, ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/3 1/u du। और यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1/3 1/u किसका डेरिवेटिव है आपको पता है? 1/u किसका डेरिवेटिव है, ठीक है, तो वो आपको पता होगा कि वो log u का डेरिवेटिव लें तो 1/, की फॉर्म में आता है 1/u और ये प्लस c, तो ये इसका आंसर है। फिर उसके बाद हमने उसमें दोबारा सब्स्टिट्यूट भी करना होता है। जो u को हमने किसके बराबर लिया, वह u को हमने किसके बराबर लिया, x³ + 1, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा log ऑफ x³ + 1 + c। अच्छा, ये मेथड भी पायदार मेथड है, मतलब अच्छा मेथड है, बट इसका ये मसला है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस कर देता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था x³ + 1 x² dx, ठीक है। अब इसको हम आसानी से, अगर हमारे पास ये MCQs में आ गया, क्वेश्चन में नहीं आया, लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आसान तरीका क्या है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आप, नज़र आ रहा है आपको कि ये जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होता है, क्योंकि इसका जो है नीचे पावर ज़्यादा ऊपर पावर कम है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि साइड पे आप लोग x³ + 1 का डेरिवेटिव ले लो तो आपको पता है 3x² आता है। तो ऊपर किस चीज़ की कमी है, 3 की कमी है, तो आप लोग क्या करोगे, इसी क्वेश्चन में 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लोगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्या फ़ायदा है, मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे ताकि ये बैलेंस रहे, ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ बैलेंस रहे, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो वो इफेक्ट कैंसिल होते तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आता। खाली मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फिर वेट इसका ज़्यादा हो जाएगा, हम ऐसे नहीं कर सकते, हमने मैथ्स में हर टर्म को इक्वल रखना होता है, ठीक हो गया। अब जो मल्टीप्लाई वाला है वो काम का है, ठीक है, और डिवाइड वाला है वो काम का नहीं है, तो उसको हम बाहर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो अंदर आ जाएगा 3x² dx डिवाइडेड बाय x³ + 1। अच्छा, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब फंक्शन नीचे मौजूद हो और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की कि आप उसको log ऑफ नीचे वाला फंक्शन लिखते हैं +c। अब चूँकि x³ + 1 का डेरिवेटिव है 3x² dx, 3x², ठीक है, x³ + 1 का डेरिवेटिव है 3x², तो नीचे फंक्शन मौजूद है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आप इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं दिस प्रॉपर्टी log ऑफ x³ + 1 + c, ठीक है। अब दोनों से आंसर सेम आया, लेकिन ये कितने स्टेप्स में हुआ है, 1, 2 और 3, ठीक है, 1, 2 और 3, और इससे जो आंसर आया है वो है 1/3 log ऑफ x³ + 1, 1/3 log ऑफ x³ + 1, दोनों ही सेम है, लेकिन थोड़ा सा इससे लंबा हो गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और इससे थोड़ा सा आसान हो गया है। ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी अच्छा है, और ये सिर्फ क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा है क्योंकि ये बहुत लंबा मेथड है। लेकिन अगर आप